हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। और मैं हूं किरण, आपकी पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी। और आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एग्ज़ाम पैटर्न। आपके यूजीसी नेट का क्या रहता है और क्या उसका सिलेबस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों में से शायद ऐसे होंगे जिनका अभी मई जून में मास्टर्स क्लियर हो जाएगी और दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पेपर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पहली बार देने जा रहे होंगे। तो देखो भैया, जब हम युद्ध पे जाते हैं या कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए प्लान करते हैं, तैयारी करते हैं, जैसे आप मान लो आपको ट्रिप पे भी जाना है, तो पहले डेस्टिनेशन क्या है, क्या चीज़ें मिलने वाली, कितने दिन के लिए जाओगे, क्या बजट रहेगा, सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हो या प्लान करते हो पहले। इसीलिए आप जब अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उससे पहले उसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, उसका पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है, और सारी इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीज़ें, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने टाइम का रहेगा, वो सारी चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मान लो आपका पेपर अगर सब्जेक्टिव आता है, आपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्रिपरेशंस कर ली, तो भैया एग्जाम में तो फिर चक्री घूम जाएगी ना। इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही प्रिपरेशंस करो, और अगर सब्जेक्टिव पेपर है आपका, वस्तुनिष्ठ पेपर है, तो आप उसके हिसाब से ही अपनी तैयारी करें। तो यूजीसी नेट का सिलेबस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको जनरल ओवरव्यू एक दे देती हूँ कि इसके अंदर दो पेपर होते हैं इन जनरल। पेपर 1 होता है एंड पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 होता है आपका, उसके अंदर जनरल चीज़ें आती हैं, जैसे जनरल आपका आईसीटी से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, रिसर्च से रिलेटेड हो गया, वो अभी मैं सिलेबस आप लोगों को बताऊंगी भी। देन पेपर 2 जो होता है वो होता है आपका मेन पेपर। यानी कि मान लो आप सोशोलॉजी के बच्चे हो, हिस्ट्री के हो, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, या आप किसी और सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो। टोटल 83 सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। कितने सब्जेक्ट्स मेंशन है यूजीसी के? 83 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप जो है वो 83 में से कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करो। इवन जिन बच्चों ने अभी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर किया है, वो इन 83 में से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पेपर दे सकता है। दैट इज टोटली अप टू देम, उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो सब्जेक्ट में आप नेट क्लियर करेंगे उसी में आपको आगे पीएचडी करनी पड़ेगी, एक ये मैंडेटरी है। दूसरी बात, एक ही साइकिल में दो सब्जेक्ट से पेपर ना दें, वरना आप ना इधर के बचेंगे ना उधर के बचेंगे, कोई भी पेपर आपका काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप दो सब्जेक्ट में ज़्यादा पेपर देना चाहते हैं तो आप जैसे एक सब्जेक्ट में एक इसी बार पेपर दें और फिर एक विषय में अगली साइकिल में पेपर दें। ठीक है, वो कर सकते हैं। दूसरा, अगर जिन आपने इंटीग्रेटेड नहीं किया, वो नॉर्मल मास्टर्स की हुई है आपने, तब भी आप अपने किसी अलाइंड विषय के अंदर पेपर दे सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस वाले पबेड के अंदर, आईआर के अंदर पेपर दे सकते हो, तो वो नॉर्मल है। बट सिर्फ ये बात याद रखना, एक ही सेशन में दो विषय में, सब्जेक्ट में आपको फॉर्म नहीं फिल करना है, एक चीज़। दूसरी, अब ये पेपर जो है वो आता कैसे है, किस तरीके का आता है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपके एमसीक्यू होते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव नहीं है। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या आता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए, फैक्ट बेस्ड आ गए, ईयर आ गए, बुक का नाम पूछ लिया, ठीक है, या कोई और ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ गई। तो बेसिकली जब आप तैयारी करो तो उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करना। और पढ़ते पढ़ते काम भी कर सकते हो कि शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि फैक्ट्स के मामले में ज़्यादातर बच्चे थोड़े से कम होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते। तो एक काम करना कि जब भी प्रिपरेशंस करो तो ऐसे फैक्ट्स की इन्फो शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि एग्जाम टाइम पे वो आपको हेल्प करें, आपको रिवाइज करने में हेल्प करें। ठीक है, अब ये पेपर जो है वो आपका होता है 3 घंटे का, यानी कि 180 मिनट का। अब ऐसा नहीं है कि भैया 180 में से आपको 1 घंटा ये करना है, 2 घंटे ऐसे करना है। ये जैसे वो शाहरुख खान की मूवी में 70 मिनट आपके थे, मतलब उनके थे ना, प्लेयर्स के थे, जिंदगी के आखिरी 70, ऐसे ये 180 मिनट मान के चलो आपके ज़िंदगी के आखिरी। और ये टोटली आपके हैं, आपका इनके ऊपर पूरा पूरा हक है कि आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप चाहे तो तीनों के तीनों घंटे ये कर सकते हो, बट ऐसे गलती करना मत, क्योंकि आपको दोनों पेपर अटेम्प्ट करने हैं। दोनों को अटेम्प्ट करना क्या है, कंपलसरी है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है यूजीसी नेट वालों के पास में कि भैया पेपर 1 ही कर देते, या पेपर 2 आता, 1 नहीं आता तो बस 2 कर देते हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। तो आपके 3 घंटे में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 घंटे में पहला पेपर कर रहे हो, 1.5 में कर रहे हो, या 2 घंटे दूसरे पेपर, मतलब 3 घंटे आपको स्क्रीन के सामने बैठा दिया जाएगा। दोनों पेपर स्क्रीन में एक साथ आपके पास आएंगे, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। आपको उसी में अपने हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से टाइम मैनेज करना है कि कितना आप पेपर 1 को देना चाहते हो, कितना आप पेपर 2 को टाइम देना चाहते हो। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चे पेपर 1 में ज़्यादा अच्छे हैं तो वो 40 मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर उसको कर ले। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। कोई ब्रेक उसके बीच में आपको नहीं दिया जाएगा, एक साथ दोनों पेपर आपको मिलेंगे।
देन आ जाते हैं मार्क्स डिवीजन कैसे होता है इन दोनों पेपर के अंदर। तो आपका जो पेपर 1 होता है उसके अंदर टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके 50, ये 50 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल पहला पेपर आपका कितने का हो गया, 100 नंबर का हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो आपका सब्जेक्ट वाला जो पेपर होता है, जो आप मुख्य विषय जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपका जो पेपर आता है ना, वो ऐसे आता है कि पहले 50 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ही आप स्क्रीन ऑन करोगे, फिर आपके विषय के 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो डायरेक्टली आप चाहो तो ऑप्शन होता है साइड में, डायरेक्टली आप चाहो तो पेपर 2 पे भी जंप कर सकते हो, पहले उसको कर लो, पेपर 1 को बाद में कर लो, मतलब वो आपके ऊपर है। तो इसके अंदर टोटल जो है वो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स, तो 100 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर का आपका होता है दूसरा पेपर। अब टोटल ये कितने हो गए, 300 मार्क्स हो गए, 300 मार्क्स का जो है वो आपका हो गया पेपर। अब इसमें से लगती है कट ऑफ। देखो जो बड़े सब्जेक्ट है ना, जैसे आपका हिंदी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, कई बार इंग्लिश भी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये थोड़े से बड़े सब्जेक्ट है, बड़े एज इनके इनके अंदर बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। तो आपका पेपर 2 शिफ्ट में होगा, एक मॉर्निंग में या एक इवनिंग में, ऐसे होगा। वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ है। मान लो अब ज़्यादा बच्चों ने कर दिया तो आपका पेपर 2 शिफ्ट में होगा। अब उसमें कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी, उसमें डिसाइड होगी परसेंटाइल के बेसिस पे। परसेंटाइल क्या होता है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है कि भैया अब जाहिर सी बात है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में सेम पेपर तो आने से रहा, ठीक है, तो सेम पेपर नहीं आता, अलग अलग आता है। अब उसमें क्या कर देते हैं, सामान्यकरण कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को आइडेंटिफाई करना ट्रिकी हो जाता है उनके लिए कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। कई बार जैसे एक पेपर थोड़ा मुश्किल आ जाता है, एक कई बार आसान आ जाता है। बट अगर आपका पेपर एक ही शिफ्ट में होता है, सिंगल शिफ्ट में मान लो आपका पेपर हुआ, तो फिर तो समझो भैया आपकी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि सिंगल शिफ्ट में 300 में से आप आराम से पता कर सकते हो कि आपके मार्क्स कितने हैं। आप जब आंसर की आती है एनालाइज कर लो अच्छे से, उनकी फाइनल कट ऑफ आने से पहले आपको पता चल जाता है कि आपके 74% आएंगे, 86 आएंगे, कितने परसेंट आते हैं, 82 आएंगे, 83 आएंगे, क्योंकि नॉर्मल 300 में से जितने आए उस हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड हो जाती है। कि मान लो भैया आपके 250 में से 118 क्वेश्चन ठीक हुए, तो आपके उसी हिसाब से, ठीक है, 103 क्वेश्चंस ठीक हुए तो 206 मार्क्स हो गए। वैसे आप आराम से कर सकते हो। तो भगवान से दुआ करना भैया, जिस भी सब्जेक्ट में पेपर दो वो 2 शिफ्ट में ना हो, एक शिफ्ट में पेपर हो तो भलाई है, वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे पेपर 2 इसमें सब्जेक्ट बेस्ड हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका इन जनरल। अब कर लेते हैं इसका सिलेबस डिस्कस कि इसके सिलेबस के अंदर क्या क्या आता है। अब देखो पेपर 2 तो आपका अपना है भैया, 83 सब्जेक्ट्स हैं, सबका सिलेबस तो मैं आपको बता नहीं सकती, आपको वेबसाइट पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब पेपर 1 होता है, ये होता है जनरल, यानी कि जो आपके 83 सब्जेक्ट्स हो गए, इन 83 सब्जेक्ट्स का ये होता है कॉमन पेपर, मतलब सारे सब्जेक्ट के बच्चे ये ज़रूर देते हैं। तो यूनिट 1 इसके अंदर टोटल 10 यूनिट हैं, 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और सारे जनरल ही होते हैं। जैसे पहला हो गया इसका टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षा। अब इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो फर्ज करो आप एक टीचर बन गए, तो आप बच्चों को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे इवेलुएट करोगे, आपको बच्चों के नेचर का कैसे पता चलेगा, आप कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करोगे, कौन सा क्लासरूम मेथड यूज़ करोगे, ठीक है, इस तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। क्योंकि भैया आप एनडीए का मतलब ये नेट का एग्जाम क्यों दे रहे हो, टीचर बनने के लिए दे रहे हो, प्रोफेसर बनने के लिए दे रहे हो, तो वहाँ जाके आप किन किन स्किल्स का इस्तेमाल करोगे दैट यू बिकम अ गुड टीचर, आप एक अच्छे टीचर बन सको, उसके लिए ये एनालिसिस होता है। देन सेकेंड रिसर्च एप्टीट्यूड। अब भैया आप नेट का पेपर सिर्फ टीचर बनने के लिए नहीं, उससे पहले आपको पीएचडी भी करनी होती है, मतलब हर केस में नहीं, बट जो स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते हैं या प्रमोशन के लिए पीएचडी करोगे, जाहिर सी बात है, तो वहाँ पे जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है रिसर्च टूल्स की, जैसे आप सैम्पलिंग का क्या होगा, सैम्पलिंग मेथड कौन सा होता है, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यूज़, ये चीज़ें क्या होती हैं, रिसर्च प्रपोजल का सीक्वेंस क्या होता है, कैसे बनाना होता है, गैप लिटरेचर रिव्यू, ये सारी चीज़ें होती है जो आपके शोध में बेसिकली अभी एनईपी आने के बाद में मास्टर्स के अंदर भी यू हैव टू राइट योर डेजर्टेशन, तो उसमें भी आपने वो चीज़ें पढ़ी होंगी, बट उसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा जाता है। दैट इज़ योर सेकेंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड। थर्ड मोस्ट ईजीएस्ट वन ये काजू कतली है, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, कॉम्प्रीहेंशन है बेसिकली, ये फ्री के 5 नंबर हैं आपके। एक स्कूल में नहीं आता था पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ पढ़ के आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो ये बेसिकली वही है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको जो है उसके आंसर करने हैं, तो इसमें मत गलती करना। देन आता है कम्युनिकेशन, संचार। अब संचार फॉर्मल भी होता है, औपचारिक भी होता है, इनफॉर्मल होता है,
गैंग प्लैंक थ्योरी आती है, कोडिंग डिकोडिंग, मैसेजेस कैसे होते हैं। और आपका जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बिकॉज आप टीचर बन जाते हो तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि मैं अपने बच्चों से कैसे कम्युनिकेट करती हूँ। तो वो कम्युनिकेशन करने में क्या क्या बैरियर्स आते हैं, जिनको हम सीमेंटिक बैरियर्स कहते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस कम्युनिकेशन के अंदर, संचार के अंदर आ जाएंगी। रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, मास मीडिया किसको कहते हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। देन आता है आपका 5th यूनिट। हो सकता है इन ये तीनों यूनिट है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक चिंतन या डेटा इंटरप्रिटेशन, ये तीनों में कुछ बच्चे हो सकता है थोड़े से वीक हों। अब ये देख लो कि ये जो है वो 15 नंबर का होता है ऑलमोस्ट। हर यूनिट को इक्वल मार्क्स, मोस्टली पहले ऐसे ही होता था, बट एक आधा ऊपर नीचे मान के चलो, ज़्यादातर आप मान के चलो कि 15 नंबर जो है वो इस यूनिट से बन सकते हैं। तो जिनका मैथ कमज़ोर है भैया, मैथ पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के अंदर आता है आपका बेसिक मतलब जो प्रॉफिट के क्वेश्चंस हो गए, लॉस के क्वेश्चंस हो गए, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस कुछ आते हैं। और या फिर जैसे वो टैप वगैरह वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आते हैं, तो वो बेसिक मैथ रहता है, इतना कुछ इसमें है नहीं। बट जिनका नहीं कमज़ोर है तो भैया कमज़ोर ही रहेगा, बेसिक आ जाए चाहे जो आ जाए। तो जिनका कमज़ोर है भैया वो इस पर फोकस कर लेना। देन आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जिन स्टूडेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन में एक एक्स्ट्रा पेपर लिया होगा, जिस रीजनिंग का ही एक पेपर आता था जिसके अंदर आप वेन डायग्राम्स वगैरह पढ़ते थे, या वो स्टेटमेंट्स होती थी AIOU वाली स्टेटमेंट्स जो होती थी, ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, मतलब इस टाइप वाली जो स्टेटमेंट्स होती थी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो वाले क्वेश्चंस आते हैं। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, या इसमें ऐसे रिलेशंस पूछ लिया जाता है कि वो उसकी बुआ फूफा मामा का लड़का है तो वो उसका क्या लगेगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। या फिर आपके अल्फ़ाबेटिकल जो होते हैं, जैसे मान लो कि अगर ये 14 जो है वो इट इज़ रिटन, मतलब ब्रिक्स इज़ रिटन एज दिस, तो फिर आपका मतलब कोई दूसरा वर्ड देखे कि उसको, तो आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है। बेसिकली इसके अंदर वही क्वेश्चंस आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि आपको एक सेट ऑफ डाटा दे दिया जाएगा, जिसके अंदर मतलब किसी भी चीज़ का हो सकता है, हॉस्पिटल का हो सकता है, कोई भी डाटा हो जाएगा, ठीक है। तो उस पे बेस्ड आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब ये भैया शुक्र मनाओ इजी आ गया तो आप इजीली निकाल लोगे, मैथ है तो। अब कई बार इसकी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो थोड़ी सी लंबी भी होती हैं, तो इसमें आप ऐसा नहीं मान के चलो कि आप टाइम पे प्रिपेयर कर लोगे इसको। इसके लिए यू नीड प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। अब ICT तो आप सब लोग यूज़ कर ही रहे हो। इसमें ये जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं कि फेसबुक कब शुरू हुआ, इंस्टा कब शुरू हुआ, व्हाट्सएप कब शुरू हुआ, कंप्यूटर आप सब लोग यूज़ करते हो तो इनपुट आउटपुट क्या होता है, रैम रोम क्या होता है, फर्स्ट स्मार्ट कंप्यूटर कब यूज़ किया गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, नोटपैड वगैरह, या फिर जो एब्रीविएशंस जो आप जेनजी यूज़ करते हो ना, लाइक लोल वगैरह, ठीक है, या इस तरीके की जो भी एब्रीविएशंस होगी उनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ICT में ये आप लोगों के लिए मुझे पता है सबसे इजी होगा, बिकॉज सारे जेनजी बच्चे हो और सभी इन चीज़ों से अच्छे से वाकिफ़ हो, तो अच्छे से ये कर सकते हो, रैम रोम इनपुट आउटपुट क्या होता है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो गए। दूसरा इसमें जो वो बाइनरी वगैरह में चेंज करना आता है ना, वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, वो एक बार कर लेना। देन आता है आपका 9th यूनिट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये थोड़ा सा टफ हो सकती है आपके लिए, बिकॉज इसके अंदर जैसे जो केमिकल्स हो गए, पोल्यूशन हो गए, कितने टाइप की सॉइल होती है, कितने टाइप का आपका एटमॉस्फेयर में मतलब लेयर्स कितनी होती हैं, ओजोन लेयर, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स हुए होंगे वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। और कुछ नया ऐसी स्कीम्स आई हो गवर्नमेंट की तरफ से, किसमें कोई हमने टारगेट अचीव किया हो, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आते हैं, तो ये तो आप फिक्स मान के चलो कि इनसे तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके अंदर आता है आपका वो, तो थोड़ा इस वाली यूनिट के लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर्स वगैरह जो करंट स्कीम्स हैं, करंट जो भी चीज़ें वो आपको करनी पड़ेंगी। देन आता है आपका यूनिट नंबर 10, हायर एजुकेशन सिस्टम। अब बेसिकली इसमें ट्रेडिशनल से स्टार्ट होगी कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ थी, कहाँ पे है, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हो गया, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। एंड दूसरा आपका जैसे नेक हो गया, ICSSR, इनकी फुल फॉर्म आ गई। और कौन सी यूनिवर्सिटी नैक के हिसाब से अभी टॉप यूनिवर्सिटी है, क्या रैंक मिली हुई है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, स्टेट कौन सी है, किसी को अभी दर्जा छीन लिया गया हो तो क्यों छीना गया है,
NEP जैसे पॉलिसी आई थी उससे रिलेटेड आ जाएगा। तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई वो है लॉजिकल रीजनिंग में अब एक और चीज़ आपकी ऐड होने लगी है, वो है इंडियन लॉजिक, भारतीय, ठीक है। भारतीय चिंतन भी जो है, तार्किक चिंतन, इसके अंदर शामिल होना शुरू हो गया है। जैसे जिसके अंदर आप 10 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पढ़ते हो उनके बारे में पूछ लिया जाता है, और मतलब वही सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो उसको भी थोड़ा करके जाना ना, बिकॉज नाउ अ डेज दिस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ NTA। इससे 2-3 क्वेश्चन जो है वो इस वाली यूनिट से आपके आ ही जाते हैं, ठीक है। तो और जो भी आप में से प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक तो है ही भैया। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, GRF बूस्टर आपके एग्जाम में मुश्किल से 2 महीने बचे हुए हैं, 2 मंथ्स आर लेफ्ट। और सिस्टमेटिक अगर आप तैयारी करना चाहते हो, यू वांट टू बी क्विक लाइक दिस, तो आपको फ्री जो है वो एक्सेस मिल जाएगा फाउंडेशन बैच का। प्लस उसके अलावा जो एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वो भी आपको इसके साथ में फ्री मिल जाएंगे। एंड अभी ऑफर भी आपका चल रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड असिस्टेंट जिनका जो है वो अभी ये आपका कोर्स, ये सारी फैसिलिटी उसके अंदर मिल जाएंगी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिनका मान लो नेट क्लियर हो जाता है, भैया असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनना है कि नहीं बनना, उसके लिए भी आपका कोर्स है। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मोर पे क्लिक करोगे, देन वहाँ पे क्लिक हियर टू गेट दिस ऑफर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। एंड जैसा कि मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटिकल साइंस, जो भी स्टूडेंट्स आप में से पॉलिटिकल साइंस की फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ये मेरी टाइमिंग्स हैं, नोट डाउन कर लीजिए। 6 बजे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है अभी, और 2 दिन हम लोग मिलते हैं ऐप के ऊपर। तो जो भी चाहते हैं प्रिपेयर करना, दे कैन ज्वाइन मी, एंड दे कैन ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है टू गेट द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये था आपके लिए। उम्मीद है जो भी न्यू एक्सपीरियंस है उनको एक क्लियर विजन मिला होगा, एंड ये कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में आपको हेल्प करेगा। और इस पेपर का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पे भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नकारात्मक। तो आपको बिंदास जाओ, अक्कड़ बक्कड़ करके, जय माता दी करके, जो आपको ऑप्शन लगा के आना, नहीं भी आता तो आप इजीली लगा सकते हो, तो उसकी टेंशन नहीं लो। और बट अपनी तैयारी कर लो, जो भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मतलब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने वाले हैं। आई होप दिस वुड हेल्प यू, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।